नमस्कार, आप देख रहे हैं लो आया चुनाव एवन टीवी के खास कार्यक्रम लो आया चुनाव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लो आया चुनाव 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव आ चुका है। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला खत्म हो चुका है, नामांकन की जांच हो चुकी है और नामांकन वापसी का दौर खत्म हो चुका है। कहां पर पार्टियां बागियों को मनाने में कामयाब हो पाई है और कहां पर बागी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लो आया चुनाव में। नमस्कार सर, राजस्थान की जनता आपके विश्लेषण की मुरीद हैं और पिछले लगभग 4.5 दशक से आप प्रदेश की राजनीति को गहराई से देख रहे हैं। प्रदेश की जनता का जो तापमान है उसे नाप लेते हैं, किस ओर बयार बह रही है उसे आप पहचान लेते हैं और पब्लिक की जो नब्ज है उसे टटोल लेते हैं। और आज तो इतने सारे सर्वे होते हैं, सर्वे एजेंसियां काम करती हैं और फिर वो विश्लेषण देती हैं, लेकिन कई चुनाव में आपने साबित किया है, आपकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई है और जो आपने बताया वैसा सटीक परिणाम आया है। वैसा ही 2023 चुनाव को लेकर राजस्थान की जनता उत्सुक है। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इस बार का चुनाव क्या 2018-2013 जिस प्रकार से चुनाव हुए उसी पैटर्न पे जा रहे हैं या फिर इस बार कुछ खास हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया प्रयोग पार्टियों की ओर से किया जा रहा है और कुछ नए जो तेवर हैं वो पार्टी के जो सिपाही थे जिन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी वो भी ताल ठोककर मैदान में हैं। तो पहला सवाल आपसे यही कि 2023 विधानसभा चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? आशीष, ये चुनाव पहले के सारे चुनावों से अलग चुनाव है जी। एक तो ये कि सोशल मीडिया का ऐसा विस्तार पहले के चुनावों में नहीं था जी। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। किसी चैनल में कुछ भी चले, किसी अखबार में कुछ भी छपे, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे चैनलों पर जगह जगह किस्से, कहानियाँ, सच्ची बातें, गलत बातें उम्मीदवारों कभी ऊपर कर देंगी, कभी नीचे कर देंगी। देखना आप चुनाव में ऐसा होगा जी। झूठ के पर नहीं होते, पर ऐसे में पर निकल आते हैं झूठ के चुनाव के वक्त। सभी उम्मीदवारों को इससे सावधान रहने की जरूरत पड़ी। एक तो खास बात यह है जी। खास तौर पर जो नया वोटर है 18 साल से ऊपर का, जो पहली बार या दूसरी बार वोट दे रहा है, उसके माइंडसेट पर बहुत बड़ा असर है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का और तमाम जो ट्विटर हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन सब के असर डालेगा मीडिया। इस पर बहुत एहतियात रखना पड़ेगा। ये नया परिदृश्य है इस चुनाव का जी। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूँ, ये कोई सट्टे की बात करता है, फरौदी का सट्टा ये कह रहा है, वहाँ का सट्टा वो कह रहा है जी। आई एम सरप्राइज सुन करके मुझे आश्चर्य होता है कि एक दिशा में बहती हुई धारा दिखाई नहीं दे रही अभी जी। वोट पोलराइज नहीं हो रहा है इस वक्त। अभी चुनाव 25 तारीख को है, पता नहीं धारा बह जाए किसी के भी नाम की, किसी के भी काम की जी। नाम की धारा बहेगी तो मोदी के नाम की और काम की धारा बहेगी तो अशोक गहलोत के काम की जी। अब नाम की धारा बहती है, काम की धारा बहती है, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी इस चुनाव में जी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, एवन टीवी के दर्शकों को खास तौर पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि 200 सीटों में से 26 सीटें इस वक्त भी तीसरे पक्ष के पास है। जो लोग एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, दूसरी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं नहीं जानता उनको ये ध्यान है कि नहीं है। 13 निर्दलीय जीते पिछली बार 2018 में जी। 6 बसपा के जीते 19, जी। 3 हनुमान बेनीवाल के जीते 22, 2 सीपीएम जीते 24, 2 बीटीपी जीते 26। ऑलरेडी बीजेपी कांग्रेस के अलावा 26 अदर्स एमएलए हैं जी। 200 में से, और 27 में सुभाष गर्ग भी है, पर चूंकि कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी, अलायंस था, इसलिए उनको इस 26 में नहीं मानता मैं। वो अलग है, वो कांग्रेस का हिस्सा है। तो 200 में 26 जब पिछले 2018 के चुनाव में जीत के आ गए थे, जिसके मुकाबले अब बगावत कई जाना गुनी है जी। कई गुनी है बिल्कुल। और बागी भी ज्यादा तेवर के साथ है। 45 बागी जो जानकारी आई है दोनों पार्टियों के मिला के 45-50 बागी ऐसे हैं। मैं शुरू से जानता था कि 50 के आसपास बागी ऐसे होंगे जो प्रभावित करेंगे चुनाव के नतीजे को। 2000-4000 वोट वाला भी प्रभावित करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बागी जिनको 20,000, 25,000, 40,000 वोट मिलते हैं, पिछले चुनाव में बहुत सारे थे, जी।
आसीन में 154 वोट से जीती बीजेपी। जी एक बागी था बीजेपी का था, हालांकि 50,000 वोट ले गया, जी आरएलपी की तरफ से खड़ा हुआ था। जी तो इस बार आरएलपी ने भी 70-78 शायद प्रत्याशी खड़े किए हैं। जी बसपा ने भी 100 के ऊपर प्रत्याशी खड़े कर दिए, 195 185 185 उसको वोट कटिंग पार्टी कहते हैं लोग। जी 6 सीट पिछली बार वो जीती थी उन्होंने, जी अभी 185 कैंडिडेट उतारे हैं। जी एआईएमआईएम ने भी, जिसको भी वोट कटिंग पार्टी कहते हैं, बीजेपी का दूसरा वो कहते हैं, बी टीम कहते हैं, हाँ, उसने भी काफी प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रत्याशी उतारे हैं, 85। तो ये 2,000 ले जाएंगे, 4,000 ले जाएंगे, 20,000 ले जाएंगे, 40,000 ले जाएंगे, ये नतीजे को प्रभावित करेंगे। क्योंकि जब टफ कॉन्टेस्ट होता है, टफ कॉन्टेस्ट होता है, तो एक वोट से सीपी जोशी भी आ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष होते हुए एक बार कल्याण सिंह से नाथद्वारा में। तो कोई 13 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 95 वोट से ऐसे हारे जीते लोग हैं। 2-2 हजार से कम में हारे जीते बहुत पिछली बार के भी हैं, 10-12 से ज्यादा। तो आज की तारीख में कोई हवा बहती मुझे नजर नहीं आ रही। बीजेपी वालों को पूरा भरोसा है, पूरा आत्मविश्वास है कि मोदी के नाम की हवा बहेगी, राम मंदिर के नाम की हवा बहेगी, सनातन के नाम की हवा बहेगी और हम चुनाव जीत के ले जाएंगे। कांग्रेस वालों को भरोसा है कि गहलोत के काम की, मेडिकल की योजना की, रसोई, इंदिरा गांधी रसोई की, घर में रसोई का खाना पहुंचा रहे हैं उसकी, 100 यूनिट बिजली फ्री की, 2,000 यूनिट गांव में बिजली फ्री की, किसान को तमाम योजनाओं का जिक्र वो करते हैं कि इस काम के आधार पर वोट मिलेंगे हमको और हम जीत के जाएंगे, सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री गहलोत का आत्मविश्वास है। अभी एक बात जरूर हुई है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात पहले कही जाती, वसुंधरा का चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब पहली लिस्ट आई बीजेपी की, हर आदमी को लग रहा था कि वसुंधरा जी के लोगों को चुन के उनके टिकट काटे गए और उन्हीं में से सबसे ज्यादा बगावत है। जीवाराम चौधरी और दूसरे लोग हैं पहली लिस्ट की। 7 सांसदों को मैदान में उतारा, 4 सांसदों जो मैदान में उतारा था। 40 हारे हुए सीटों पर थी वो, 41 की सीट लिस्ट आई थी, एक ही जीती हुई सीट पर थी, दिया कुमारी को उतारा। वहां भी जीती हुई सीट पे थी विद्याधर नगर से, आपने नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा, फिर उनको शिफ्ट किया जहां पहले कभी एमएलए रहे हैं वो भैरव सिंह जी के जमाने में, जब उनके ससुर जिंदा थे, देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय, बाद में उपराष्ट्रपति रहे, तब वो एमएलए बने थे चित्तौड़ से, वहां उनको शिफ्ट कर दिया और वहां चंद्रभान आख्या का टिकट काट दिया, जो बागी हो गए। और वो ऐसे बागी हैं जो मैटर रखते हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार एमएलए रहे हो, 3 बार मेरे ख्याल से एमएलए रहे। बड़ी बात कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जी, वो उन्हीं के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की भी इज्जत दांव पे है, प्रतिष्ठा दांव पे है, भैरव सिंह शेखावत के परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है। और आख्या जितने वोट काटेंगे उतना नुकसान बीजेपी को करेंगे। जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं नहीं कह रहा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, उनकी मुसीबत बहुत कम कर दी आख्या ने चुनाव लड़ करके। तो ऐसी जगह जगह पर अलग अलग बागी कांग्रेस के बीजेपी खड़े हैं, वो अपनी अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन कई जगह ऐसा है कि बीजेपी का बागी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है और कांग्रेस का बागी बीजेपी को फायदा कर रहा है। ऐसी कई जगह है, कांग्रेस बीजेपी बागी बीजेपी को नुकसान करने के साथ साथ कांग्रेस को भी नुकसान कर रहा है, ऐसी कई जगह। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी डिफर करेगा और जाति समीकरण भी होते हैं, बहुत सारी बातें होती है जो चुनाव के दिन तक पता नहीं लगती लोगों को अंडर करंट क्या बह रहा है। अगर कोई अंडर करंट नहीं है तो मेरा ये मानना है कि फिर त्रिशंकु विधानसभा आएगी। अगर अंडर करंट नहीं है तो आज कोई अंडर करंट नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई अंडर करंट हो, चाहे किसी के नाम का चाहे किसी काम का। जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से देखा गया इस बार नए प्रयोग दोनों ही पार्टियों की ओर से देखा गया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसे प्रयोग किए कि चौंका दिए। राजनीतिक पंडित भी जो थे, जिस प्रकार से लिस्ट आई चौंक गए। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई 7 सांसदों को उतार दिया और लगा कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि वसुंधरा राजे को साइड कर दिया गया है। सबसे पहला सवाल कि बीजेपी ने जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं इस चुनाव में, क्या लगता है बीजेपी के ये प्रयोग जो हैं सत्ता हासिल करवा देंगे या फिर अभी संकट बरकरार है? देखिए, प्रयोग तो अपनी जगह है। प्रयोग 7 सांसदों को उतारने का प्रयोग हुआ है या दिया कुमारी को विद्याधर नगर की सेफेस्ट सीट पे उतारा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ओलंपियन हैं, सेना में रह चुके हैं, कर्नल हैं, उनको झोटवाड़ा से उतारा है। 4 लाख वोटर हैं जहाँ पर बड़ी सीट है।
तो बीजेपी ने ये प्रयोग इसलिए किया है कि बीजेपी बहुत सारे पुराने लोगों से मुक्ति चाहती, पुराने ऐसे लोगों से जो मंत्री बनते आए और फिर जीत के आएंगे तो मंत्री का दावा करेंगे। विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को उतारने का पर्पज जीता कि जो चुनकर असेंबली में लोग आए और जो सरकार बने तो ताजा तरीन चेहरे दिखे, कैपेबल लोग मंत्री बने और उन्हीं में से कोई राज्य का नेतृत्व करने के लिए निकालना चाहे वो पार्टी तो निकाल सके नेतृत्व, आला कमान। ऐसी भी संभावना उन्होंने जिंदा रखी है। लेकिन किशनगढ़ में ये प्रयोग उल्टा पड़ रहा है, सांचौर में ये प्रयोग उल्टा पड़ रहा है। दो सांसदों को तकलीफ हो गई है क्योंकि सांचौर में जीवाराम चौधरी खड़े हो रहे हैं जो पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं, पहले भी निर्दलीय एमएलए रह चुके हैं। उनकी सभा में 15-20 हज़ार लोग थे और लोगों ने दानाराम और ये जीवाराम दोनों एक हो गए। दरअसल 2 टिकट मांग रहे थे, दोनों एक हो गए और देवजी भाई पटेल के लिए मुसीबत पैदा कर दी। ये सांसद है, अब वो अगर चुनाव खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तो वो सांसदी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी भागीरथ चौधरी की स्थिति है। डॉक्टर विकास चौधरी जिसने पिछली बार 65,000 वोट लिए थे किशनगढ़ से, उसको टिकट नहीं देके और बीजेपी ने भागीरथ चौधरी को जो सांसद हैं अजमेर के उनको उतार दिया। पिछले चुनाव में भागीरथ चौधरी ने उनके समर्थकों ने पूरी कार सेवा की थी विकास चौधरी की। विकास चौधरी इस बात भूला नहीं, वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस टिकट लेके आ गया। अजमेर यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष है, नौजवान है, उसने 65,000 वोट पिछली बार भी लेके आया था। तो अब वो कांग्रेस से प्रत्याशी, हालांकि उसके लिए भी आसान नहीं है रहा क्योंकि सुरेश टांक जो निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे पिछली बार 2018 में, वो फिर मैदान में है। और ये हो सकता है कि 2 चौधरी जब लड़ रहे हों तो मंडी एक बार पिछले इतिहास को दोहरा रहे, पूरी मंडी फिर सुरेश टांक के साथ हो जाए। तो सुरेश टांक ने 5 साल काम भी किया है, तो एक ट्रेंगुलर फाइट हो गई, सांचौर ट्रेंगुलर फाइट हो गई। तो ट्रेंगुलर फाइट में आप नहीं कह सकते कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी या तीसरा व्यक्ति जीत जाएगा, कह नहीं सकते। हाँ, भीलवाड़ा की बात मैं करना चाहता हूं। भीलवाड़ा आपने कोई प्रयोग नहीं किया, 15 साल से जो व्यक्ति जीत रहा था उसको फिर टिकट दे दिया, हमने टिकट दे दिया। अब वो चाहे ब्राह्मण कार्ड पे टिकट है चाहे बीजेपी कार्ड पे टिकट है, वसुंधरा राजे ने खुद ने जाके नामांकन भरवाया विट्ठल शंकर अवस्थी का। परंतु वो ऐसा ऐतिहासिक क्षण है, ऐसी ऐतिहासिक बात है कि पूरी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ खड़ी हो गई। मुझे भी आश्चर्य है, भीलवाड़ा गढ़ है संघ का, और आश्चर्य की बात है अशोक कोठारी जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गौ भक्त हैं, पचमेड़ा की गौशाला में डायरेक्टर हैं, भीलवाड़ा में गौशाला चलाते हैं, भीलवाड़ा में गायों के लिए पक्षियों के लिए जो अस्पताल चलते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, गाँव में सेवा करते हैं और राजनीति से पूरी तरह दूर रहे, अलग रहे। उनको घर से ला करके लोगों ने 1.5 किलोमीटर लंबा उनका जुलूस था। तो अशोक कोठारी ने ट्रेंगुलर फाइट कर दिया वहाँ। अब आज की तारीख में आज तो कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है या तीसरा व्यक्ति जीता है, मैं भी नहीं कह सकता। तो ऐसे जो ट्रायंगल बने कई जगह, आलोक बेनीवाल का ट्रायंगल बन गया इस शाहपुरा में, जयपुर वाले शाहपुरा में, जो एमएलए थे निर्दलीय, कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया, 5 साल सरकार बचाई कमला बेनीवाल के परिवार से, दोनों तरफ से यादव उतार करके, और अब उधर से मनीष यादव को उतार दिया क्योंकि मनीष यादव यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं शासन के, कांग्रेस से उनको उतार दिया। आलोक बेनीवाल टिकट नहीं दिया, पहले भी निर्दलीय थे, कांग्रेस ही नहीं थे, मनीष ही पिछली बार लड़े थे। उपेंद्र यादव जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, बीजेपी ने उनको उतार दिया। तो अब वो वहां भी एक ट्रेंगुलर हो गया, कहीं 2 यादवों के बीच में फिर बेनीवाल, पिछली बार जैसे बेनीवाल आए। तो कह नहीं सकते आप, जो लोग स्पेकुलेशन के आधार पर कह रहे हैं कि 135 की आएगी, 125 ऐसी आएगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जहां जहां ट्रेंगुलर है वहां पर किसी पार्टी की जीत हो जाए इसका स्पेकुलेशन नहीं लगा सकते आज की तारीख में। चुनाव में अभी काफी दिन बाकी है, 2 हफ्ते कम से कम मतदान में, और कहां निर्दलीय का त्रिकोण विजय की राह पर ले जाए उसे नहीं कहा जा सकता। अब ये शाहपुरा देख लो, दूसरा वाला भीलवाड़ा वाला, कैलाश मेघवाल विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति, केंद्र में मंत्री रहे हुए व्यक्ति, राजस्थान में मंत्री रहे हुए व्यक्ति, बीजेपी के प्रमुख, बूटा सिंह को रहा था गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जालौर जाके, अजमेर से जीत गए थे, राजसमंद से पहले जीते थे, फिर निवाई से एमएलए बन गए, फिर टोंक से एमपी बन गए, अब शाहपुरा से 3 बार में 2 बार एमएलए रहे। अब कैलाश मेघवाल को टिकट नहीं दिया है या कैलाश मेघवाल को के खिलाफ अनुशासन में कार्रवाई पेंडिंग थी, वो बागी होकर खड़े हो रहे हैं
और मैं नहीं समझता कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसी के पास उनको टक्कर देने लायक कैंडिडेट था। जी पार्टी के नाम वोट मिलने अलग बात है, बिल्कुल। तो लेकिन इतने बड़े पर्सनैलिटी, 90 साल की उम्र में जो आदमी कह रहा है कि मैं पिछली बार 75,000 जीता था, अब 90,000 जीतूंगा, जी तो 90 साल का नौजवान, मैंने उनको संज्ञा दी, जी अब 90 साल का नौजवान मैदान में उतरा है। जी उसको कोई सट्टे वाले, कोई राजनीतिक विश्लेषक उसको विजेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जिसको पता नहीं है कि शाहपुरा की जमीनी हकीकत क्या है। जी बिल्कुल। ऐसे देर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारी जगह बगावत है, बहुत सारी जगह त्रिकोण है, बहुत सारी जगह जाति समीकरण बिगड़ गए पिछली बार के मुकाबले। जी और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं आपको कि ये जो देवली उंदेला सीट है, जी अब वो कांग्रेस का बागी विक्रम गुजर जी आरएलपी से खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आरएलपी से हैं शायद, और विक्रम गुजर का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, कांग्रेस को नहीं हो रहा जी है, बागी कांग्रेस के। ऐसी हर सीट पर अलग समीकरण, अलग गणित, अलग राजनीति है, जी अलग जातीयता है। उसको जब तक पूरे राजस्थान को एक साथ उसका विश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को आज कोई हवा बहती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए सीट टू सीट उसकी गणित, उसके समीकरण, उसकी जातीय, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर क्या पता काम की हवा चल जाए, क्या पता नाम की हवा चल जाए। जी बिल्कुल। लगातार लोहाया चुनाव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। अनिल लोढ़ा जी से जानेंगे कि कांग्रेस में जो प्रयोग किए गए हैं उससे क्या साइड इफेक्ट होंगे या बेनिफिट होंगे। लेकिन यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। खुशियों का खजाना है चंद्र होम कलेक्शन। तीज त्योहार और हर सीजन के लिए उपलब्ध हैं आकर्षक गिफ्ट आइटम्स। एक ही छत के नीचे 21,000 से अधिक गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत रेंज। 51 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की रेंज में उपलब्ध हैं प्रोडक्ट्स। घर गृहस्थी, हाउसकीपिंग, गार्डन, किचन और घर की साज सज्जा के सामान की विशाल रेंज। 3 दशक से अधिक समय से घर गृहस्थी की हर जरूरत के सामान के लिए विश्वसनीय व्यवसायिक प्रतिष्ठान। यहाँ सभी ब्रांड्स के उत्पाद हैं उपलब्ध। गुणवत्ता युक्त आकर्षक उत्पाद होलसेल रेट पर और ऑनलाइन से भी सस्ता। चंद्र होम कलेक्शन, C25 संग्राम कॉलोनी, गेट नंबर 1, नियर भोला भवन, तीसरी लेन, महावीर स्कूल के पास, सी स्कीम, जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोहाया चुनाव में चर्चा का दौर जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बातचीत की थी कि बीजेपी के जो प्रयोग हैं उनका क्या साइड इफेक्ट होगा या फिर बीजेपी को बेनिफिट होगा। इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, A1 टीवी के चैनल हेड। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कोशिश की, सत्ताधारी कांग्रेस भी पशोपेश में थी, नहीं लग रहा था कि बैलेंस कर पाएगी, किया नहीं किया, अब ये तो आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन पूरी मशक्कत की गई है, आलाकमान पूरी एक्सरसाइज में जुटा रहा। लिस्ट जो निकाली गई, काफ़ी सोच समझ के छोटी छोटी लिस्टें निकाली गई। बीजेपी ने एडवांटेज या लिस्ट निकालने के मामले में
दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही थी पूरे 5 साल। गहलोत जी ने खूब योजनाएं चलाई, लेकिन उन योजनाओं को भी वो भुना पाए या नहीं भुना पाए, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। आपकी नजर में जो कांग्रेस ने टिकट वितरण किया है, टिकट वितरण में जिस प्रकार से सूझबूझ दिखाई है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान है, अशोक गहलोत जो कि वन मैन आर्मी की तरह पूरी सरकार में नजर आ रहे थे, सरकार उन्होंने खुद ही अपने ही लोगों से बगावत झेल रहे थे। अब जो टिकट वितरण कांग्रेस ने किया है, उसको, उन प्रयोगों को किस नजर से आप देखते हैं? कितने टिकट बैलेंस हो पाए? क्योंकि सचिन पायलट कैंप को लेकर बैलेंस करने का प्रयास आलाकमान का रहा है। क्या लगता है, क्या इससे कांग्रेस को बेनिफिट होगा या फिर अभी भी कांग्रेस जूझ रही है? देखिए, दोनों पार्टियों ने इतने सर्वे कराए, बीजेपी ने कई राज्यों के एमएलए भेजे, कई स्तर पर सर्वे, कई स्तर पर जांच पड़ताल, नामांकन के लिए इनविटेशन मांगे लोगों से अपने अपने। ये दो अमृता धवन कुछ बात कर रही हैं, कहीं वीरेंद्र चौधरी जा रहे, वीरेंद्र सिंह राठौड़ जा रहे हैं, कहीं काजू जा रहे हैं। अब ये सब कुछ होना था तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी जो किया दोनों पार्टियों ने। पहली लिस्ट के बाद बीजेपी पीछे आ गई और वसुंधरा राजे के 2-3 समर्थकों को छोड़ दें, अशोक परनामी को और यूनुस खान को। बाकी अधिकांश वो विधायक जो ऑलरेडी विधायक थे, जिनके बारे में स्पष्ट था, जानते थे सबकी वसुंधरा राजे के समर्थक है, तो भी उनका टिकट पहली लिस्ट के बाद नहीं काटा जा सका। और राहुल गांधी कहते रह गए, एक नाम लेके आओ, क्यों आ रहे हो, 2 नाम लेके आओ, मैं क्या फैसला करूंगा, हमारा ये जो वर्किंग कांग्रेस की चुनाव समिति क्या फैसला करेगी, जब तुमने ही तय कर लिया तो वहीं साइन कर लो, वहीं निकाल दो। इसके बावजूद गहलोत जी ने एक महेश जोशी को छोड़ दिया जाए और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिला पाया, महेश जोशी का टिकट कटा। इसके अलावा मोर और लेस जब शांति धारीवाल को भी टिकट मिल गया, जो महेश जोशी का जो अपराध माना जाता है वो शांति धारीवाल का भी था, तो इसका मतलब अशोक गहलोत सफलतापूर्वक अपने सभी लोगों को टिकट दिलाने में सफल हुए। और आलाकमान क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, इस पे नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि सब जानते थे कि कांग्रेस के विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी काफी है। अशोक गहलोत की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये चर्चा में बात है। और शुरू से ही कहा गया कि मुख्यमंत्री की तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सरकार की 6 महीने पहले चुनाव की चर्चा चलने लग जाती है कि ये सरकार तो गई, ये सरकार गई, अब इस बार कोई नहीं कह रहा, इसलिए सरकार रिपीट होगी, उनका आत्मविश्वास है। अब आत्मविश्वास के आधार पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि जिन विधायकों ने सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत जी को समर्थन दिया, उन विधायकों ने पिछले 2 साल में, 3 साल में अपने इलाके में कैसे ट्रांसफर कराए, कैसे पोस्टिंग कराई, क्या क्या नहीं किया। उनकी अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग भी साथ लगेंगे नहीं लगेंगे पार्टी के प्रत्याशी के, ये सोचने वाली बात होगी। देखिए, पिछले चुनाव में एक नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। गहलोत तुझसे बैर नहीं और विधायक का नाम ले लें कि तेरी खैर नहीं, हो सकता ना ऐसा? बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नारा। तो लोकल एंटी इनकम्बेंसी प्रिवेल करी तो अशोक गहलोत के सारे कामकाज में पानी फिर जाएगा। एक बात है। दूसरी बात कि हम सोचते थे कि जो नई जनरेशन आई है उसको मौका मिलेगा पूरा। ठीक है, अजमेर में मैं मानता हूं द्रौपदी कोली को मौका दिया गया, 2 बार हार गए थे हेमंत भाटी, बागी होकर खड़े भी हुए, उनको बैठा भी दिया गया। पर क्या वो मन से द्रौपदी कोली का साथ देंगे? अगर 4 बार से हारी हुई सीट पर कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को खड़ा कर दिया और हेमंत भाटी ने मन से साथ दे दिया, तो कांग्रेस इस 5वें चुनाव में पलटी खिला सकती है। ऐसे अजमेर में जो साउथ की नॉर्थ की सीट है उस पर ज्ञान सारस्वत बगावत कर रहे हैं, पार्षद हैं कई बार के, बीजेपी से बगावत कर रहे हैं। तो बीजेपी की उनकी बगावत ऐसी परिस्थिति में है जबकि महेंद्र रावता को फिर टिकट दे दिया गया, 4000 वोट से पिछले बार हारे थे, और बगावत इतनी भारी है कि बीजेपी 2 हिस्सों में जा रही है। सिंधी वोट तो जा सकते हैं पूरे वासुदेव देवनानी को, क्योंकि दोनों कैंडिडेट नॉन सिंधी हैं, लेकिन दोनों नॉन सिंधी होने के बावजूद बीजेपी डिवाइड हो रही है वहां पे ज्ञान सरस्वती, क्योंकि लॉयलिस्ट है वो बीजेपी के और मोदी की फोटो को लेकर चल रहे हैं। तो अब उनको मना भी नहीं कर सकते। मैं तो क्या, मेरी आस्था है मोदी में, मैं मोदी का सिपाही हूं, पर चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि 4 बार से जीते हुए आदमी ने काम नहीं किया। तो ऐसी विचित्र परिस्थितियां हो गई है।
इसमें सचिन पायलट की खास बात यह है कि अशोक गहलोत ने बड़ा दिल दिखाते हुए और कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होने दी टिकट के वितरण में। जो लोग माने से चले गए थे सरकार को गिराने के लिए, जिन्होंने सरकार को अल्पमत में आ चुकी है ये तक बयान आज तक चैनल पर दे दिया था, उनको भी दीपेंद्र सिंह शेखावत है, राकेश पारीक है, महेंद्र सिंह ललाता है, सबको टिकट देने में जिनके लिए सचिन पायलट ने कहा, उन्होंने असहमति नहीं दिखाई, सहमति के साथ वो हामी भरते चले गए। बदले में उनके अपने लोगों के प्रति सहमति सचिन पायलट ने दिखाई। जीडी खटाना को टिकट मिला, जैसे उनको खटाना जी को, तो बांदीकुई से तो जीआर खटाना। तो अब क्या है कि ऐसे दोनों ने जो सीन चल रहा था पिछले 1.5-2 साल से, मीडिया में चल रहा था, सरफेस पे चल रहा था, वो सीन चलने नहीं दिया टिकट के बंटवारे में। ये कांग्रेस के लिए प्लस बात है। पर क्या इसके बावजूद गुजर वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। सचिन पायलट के सभी लोगों को टिकट मिलने दिए गए, वेद प्रकाश सोलंकी तक को टिकट मिलने दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या गुजर वोट की नाराजगी दूर हुई है कांग्रेस से या अशोक गहलोत से, और क्या वो नाराजगी प्रिवेल करेगी वोट देते समय? चाहे सचिन पायलट उनको निर्देश ना भी दें खिलाफत करने का, फिर भी स्वयं ऑटो खिलाफत कर देंगे तो क्या होगा? एक बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जाट वोट जो था, किसान वोट, वो बीजेपी के साथ लगभग नहीं सा है और कांग्रेस के साथ काफी अच्छी संख्या में मिलता। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो खड़े हुए हैं, जिनको लोग मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को नुकसान करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां पर बीजेपी जीत ही नहीं पा रही थी, कांग्रेस के जीतने की चांसेस थे, वहां हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट कांग्रेस की हार का कारण बन सकता है कई जगह। खासतौर पर नागौर जिले में बात करना चाहता हूँ, शेखावत जी भी कुछ सीटें हैं, तो इसलिए वो चाहे 5,000 वोट ले जाए, चाहे 25,000 ले जाए, चाहे जीत भी जाए। हनुमान बेनीवाल के लोग 3 हैं पिछली बार, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब राजनीति तो अपरिमित संभावना का खेल है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने काफी संख्या में कैंडिडेट 78 कैंडिडेट खड़े किए हैं और वो इस बार फाइनेंशियली भी पावरफुल हैं। उनको पिछली बार की परफॉर्मेंस देखते हुए जाट समाज के लोगों ने भी और नागौर के उनके लोगों ने, यूथ खास तौर पर जो किसान वर्ग का है, उसने उनका साथ दिया है। तो उनका प्लस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी जाजम नहीं भी छापाई, मेरा मानना है, जैसा वो चाहते थे। कोई प्रभावशाली नेतृत्व उनके पास नहीं है, लेकिन कोई जाति समीकरण से, कोई अपने छोटे मोटे काम से 5,000 वोट लाएगा, 15,000 वोट लाएगा, कुछ भी करेगा, कोई हो सकता है ट्रेंगुलर फाइट में कहीं जीत जाए, कह नहीं सकते भी। जेजेपी भी इस बार, हाँ, जेजेपी भी लड़ रही, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, अजय चौटाला की पार्टी, वो भी हरियाणा से आई है, वो भी लड़ रही है। अब सीकर में दातारामगढ़ की सीट पर पति पत्नी लड़ रहे हैं। तो पति तो हैं कांग्रेस के वर्तमान विधायक, जिनके पिताजी 7 बार एमएलए रहे, नारायण सिंह जी, दिग्गज कांग्रेस के, और पत्नी है जेजेपी की टिकट पर प्रत्याशी, जिनके ससुर 7 बार विधायक रहे, एक के पिता एक के ससुर। अब वो अपने बेटे और बहू को आमने सामने लड़ते देख रहे हैं। और जेजेपी यहाँ से एक बार, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला इस सीट से एमएलए रहे, उन्होंने नारायण सिंह जी को हराया था। और एक कैंडिडेट है वहां पे सीपीएम के, वो अमराराम, उन्होंने भी एक बार नारायण सिंह जी को हराया, एक बार वो भी एमएलए रहे, फिर लड़ रहे हैं चुनाव इस बार। तो कम से कम ट्रायंगुलर नहीं, 4 एंगुलर फाइट हो गई, क्योंकि जो गजानन कुमावत है बीजेपी का कैंडिडेट, वो 2 बार से हरीश कुमावत लड़ रहे थे और पिछली बार जीत के करीब पहुंच गए थे। वो शायद 1500-1600 वोट से आ रहे थे शायद, तो या 600-800 से आ रहे थे, कुछ बहुत कम मार्जिन से। अब हरीश कुमावत रहे नहीं दुनिया में, बीजेपी ने वही प्रयोग कर लिया कि साहब 3 जाट लड़ेंगे तो एक शायद कुमावत निकल जाए, उनका एक प्रयोग है। लेकिन अब जब वोट पोलराइज होंगे लास्ट में जाटों के, किसानों के, तो हो सकता है अमराराम बिल्कुल नीचे चल जाए या कोई एक बिल्कुल नीचे चल जाए। तो क्योंकि 10 चुनाव में ये एकमात्र बात, कॉमन बात ये, 10 ही चुनाव जाटों ने जीते जी। चाहे सीपीएम से जीता अमराराम जाट है, चाहे कांग्रेस से जीते 8 बार, 7 बार नारायण सिंह जी, 1 बार वीरेंद्र चौधरी उनके बेटे तो जाट हैं, और 1 बार अजय चौटाला जीते, तब वो जनता पार्टी से, लेकिन जीते तो वो भी जाट। तो अब क्या कुमावत वोटों के आधार पर, जिस तरह हरीश कुमावत ने एक फॉलोइंग खड़ी कर ली थी, क्या हरीश कुमावत की राजनीतिक विरासत को ये दूसरे जो कुमावत आए हैं, जो कि ज़्यादा वेल नोन नहीं है, क्या भुना पाएंगे? और ये महासंग्राम हो रहा है
पति पत्नी के बीच इस वक्त वोट पोलराइज किधर होंगे, जेजेपी क्या कर पाएगी अपनी कभी की जीती हुई सीट पर, या नारायण सिंह जी अपनी पुश्तैनी सीट है, हालांकि वो तो अगर दोनों में से कोई जीतता तो नारायण सिंह जी का परिवार ही जीत रहा है। ऐसे ही वो लक्ष्मणगढ़ में तो आमने सामने हैं दोनों, लेकिन ये पास की सीट है फतेहपुर शेखावटी, वहाँ जेजेपी के प्रत्याशी है नंदकिशोर महरिया, पहले निर्दलीय एमएलए रहे हुए हैं और जेजेपी के प्रत्याशी हैं, वहाँ ट्रेंगुलर हो गई फाइट। तो ऐसे कई जगह पर जेजेपी ने, कई जगह हनुमान बेनीवाल ने, कई जगह सीपीएम ने और बीटीपी ने, बसपा ने भी कई जगह ट्रेंगुलर बनाई हुई है। और मैं बताऊं आपको, खेतड़ी में जो घुमरिया हैं, वहां पर मनोज घुमरिया वो 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और उस इलाके के बड़े खान व्यवसायी हैं, बिल्कुल अच्छी पकड़ है उनकी। उनके एक भाई एडिशनल डीजी हैं शायद इस वक्त राजस्थान पुलिस में, एक भाई इनकम टैक्स में बड़े पद से रिटायर हुए हैं, तो बड़ी वेल नोन फैमिली है, और वो हैं बसपा से, तो वो भी ट्रेंगुलर तो बना ही रहे हैं, ये तो निश्चित है। चाहे भले दाताराम की पुत्री को पार्टी में लाके खड़ा कर दो, चाहे अपना पार्टी के आदमी को टिकट दे दो, वहां पर ट्रेंगुलर बन रहा है। उस स्थिति में कौन जीत जाएगा कह नहीं सकते आज की तारीख में। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बसपा ने अपना प्रत्याशी ऐसा उतारा है जो ट्रेंगुलर बना रहा है, समीकरण बिगाड़ भी रहा है, ट्रेंगुलर बना रहा है। ट्रेंगुलर में जीत कोई भी सकता है। देखिए ट्रेंगुलर फाइट जहाँ होती है वहां पर जैसे हॉकी खेलते हैं, 2 आदमियों के बीच में बॉल निकालते हैं, ऐसे कोई तीसरा बॉल निकाल के गोल कर देता, पता नहीं लगता। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्रयोग किए, अपने अपने हिसाब से उन्होंने टिकट दे दिए हैं, 200 सीटों पर टिकट डिक्लेयर हो गए, नामांकन हो गए। बीजेपी जिस प्रकार से प्रत्याशी मैदान में उतारी है, बीजेपी ने जिस प्रकार से देखा गया था पिछला चुनाव यूपी में एक भी मुस्लिम को नहीं उतारा गया था। इस बार अगर बात करें तो राजस्थान में पिछली बार तो यूनुस खान को टिकट दे दिया था, हालांकि सीट बदली थी। इस बार एक भी प्रत्याशी देखने को नहीं मिला है, मुस्लिम चेहरा देखने को नहीं मिला है। तो क्या सीधे तौर पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम आधार पे जो पैटर्न यूपी में चला रहा था उसी पैटर्न पे जा रही है? पूरी तरह हिंदू मुस्लिम, चाहे प्रतापपुरी को लड़ा रही है चुनाव भगवा वेश में, चाहे जयपुर में हाथोज के महंत को लड़ा रही हैं जी, चाहे जी को, हाँ जी, और चाहे वो बालकनाथ को लड़ा रही हैं सांसद को तिजारा से, भगवा वेशधारी हैं। मुद्दा हिंदुत्व ही उभर कर आएगा एक दिन। अभी 2-3 दिन पहले गृहमंत्री आए थे राजस्थान जी, उन्होंने कहा मैं आपको राम मंदिर की उद्घाटन का न्योता देने आया हूँ। 24 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे या स्थापना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो राम मंदिर को फिर जिंदा कर दिया। आज वहां पे रवि नैयर के कार्यालय में 2 गायें थी, जिस जगह उन्होंने बाड़े जहां पे कार्यालय खोला अपना, उनकी मृत्यु हो गई। तो कांग्रेस पर गायों की हत्या का आरोप लगा दिया रवि नैयर ने, और गायों का पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर हवन करेंगे, और हवन करके वहां पे शुद्धि के लिए आत्मा की प्रार्थना करेंगे। अब गाय की शुद्धि की प्रार्थना करके फिर जल ग्रहण करेंगे। तो मुद्दा हो गया ना ये, गाय मुद्दा हो जाए, हिंदुत्व मुद्दा हो जाए, सनातन मुद्दा हो जाए और राम मंदिर मुद्दा हो जाए, तो उनका तो ये मुद्दा है जी। अशोक गहलोत के मुद्दों में उनकी सरकार के किए हुए काम और 7 वचन उन्होंने दिए हैं, और जी वो 7 वचन को लेकर खड़े रहेंगे। वो गारंटी कार्ड की अपनी उन्होंने यात्रा शुरू की, बीच में रोकनी पड़ी दिवाली के लिए, फिर गारंटी कार्ड याद चलेगी और कहा हमने इतने गारंटी कार्ड पहले दिए, अब इतने गारंटी कार्ड और देंगे, और गारंटी कार्ड के लिए संवाद भी करेंगे, गारंटी कार्ड की यात्रा भी निकालेंगे, गारंटी कार्ड के बारे में लोगों के रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। उनका गारंटी कार्ड है और इनका सनातन और हिंदुत्व है, इन दोनों के बीच संघर्ष होगा या मोदी और गहलोत की पर्सनालिटी संघर्ष होगा। एक बात बीजेपी के लिए अच्छी है कि वसुंधरा राजे अपने लोगों को टिकट दिलाने में सफल होने के बाद निरंतर चुनाव प्रचार में जा रही हैं, सभाओं में भाग ले रही हैं, और ये वातावरण बदला है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी की जाएगी। ठीक है, सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, वो पार्टी चुने हुए विधायकों से तय करेगी या चुने हुए विधायकों के नाम पर आलाकमान तय करेगा। परंतु मैं राजनीतिक बात कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टी के जो नेता हैं, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, ये मैं उनके मन की बात नहीं कह रहा हूं जी, उन पर नहीं थोप रहा ये बात कि वो ऐसा सोचते हैं जी। पर दोनों के लिए वापस मुख्यमंत्री बनने के चांस तभी हैं जब उनकी पार्टी 100-105 के आसपास रहे। ऊपर चली जाएगी तो फिर आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री।
बिल्कुल। यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले चुनाव में देखा गया था कि 13 निर्दलीय आए थे और सारे लगभग गहलोत समर्थक थे और गहलोत साहब ने उनका समर्थन लिया, सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बने, बनाना पड़ा आलाकमान को भी, और पूरे 5 साल उन्होंने राज किया। इस बार भी देखा जा रहा है कई चेहरे ऐसे हैं जो वसुंधरा समर्थक भी थे और बिल्कुल उनके फॉलोअर माने जाते थे, वो चुनावी मैदान में हैं। जैसे डीडवाना से बात करें, यूनुस खान मैदान, यूनुस खान है, खुद कैलाश मेघवाल उनके समर्थक है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वसुंधरा और गहलोत दोनों जैसे टफ एक फाइट लेकर के प्रदेश में चल रहे हैं और सत्ता के पास चाहे बीजेपी जाए या कांग्रेस जाए, दोनों में सीएम का फेस या गहलोत आए या वसुंधरा है, क्या लगता है आपको? मैं ये तो नहीं कह सकता कौन आएगा, पर अगर किसी एक पार्टी को 110 सीट मिली तो नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, और 100 या उससे थोड़ी सी कम सीट किसी एक पार्टी को मिली तो फिर मुख्यमंत्री इन दोनों में से एक बनेगा। जिस पार्टी को 100 के करीब सीट मिलेगी, 100 के नज़दीक जो पार्टी होगी, तो नया मुख्यमंत्री प्रदेश को तभी मिलेगा जब 110 सीट एक पार्टी को मिलेगी। एक बात तो ये, और इन दोनों में से मुख्यमंत्री कोई रिपीट होगा या कोई पहले वाला वापस बनाया जाएगा, वो उसी स्थिति में होगा, मेरा मानना ये है, जब 90 से 100 के बीच सीट आएगी, 105 तक समझ लीजिए। क्योंकि किसी की जादूगरी और किसी का सम्मोहन, किसी की जादूगरी किसी को दिखाने के लिए कहेगी आलाकमान और उसकी जादूगरी सिरका बनेगी, या किसी का सम्मोहन काम आएगा और वो अट्रैक्ट करके लेकर आएंगी, तो इन दोनों की तो बनने की शर्त यही है मेरे हिसाब से। फिर एक फैक्टर और है कि 25 में से 25 सीटें अभी लोकसभा की बीजेपी के पास है, और बीजेपी का आलाकमान हर हाल में 25 में से 25 सीटें वापस जीतना चाहेगा, और कांग्रेस का आलाकमान 25 में 25 सीटें नहीं जीतने देना चाहेगा, वहां डेंट लगाना चाहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री के पद का नाम का फैसला करते समय एक नजरिया यह भी हो सकता है कि कौन बीजेपी को 25 में 25 सीट दिला सकता है या कौन कांग्रेस को 25 में से कुछ सीटें दिला सकता है, ये फैक्टर भी काम कर सकता है। उस वक्त फिलहाल इतना ही कि पिछली बार 26 सीटें थे निर्दलीय और अन्य पार्टियों के लोग, मेरा मानना है इस बार 30 और 30,000 जीतेंगे। दोनों पार्टियों में 170 सीटें बटेंगी। अब कौन 90 से 100 के बीच जाता है और कौन 75 से 85 भी जाता है, ये बात है। मैं नहीं मानता कि एकदम 130 पे एक पार्टी चल जाएगी, 30 अन्य आ जाएंगे और दूसरी पार्टी 40 पे ले जाएगी, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता जिस एनालिसिस का इंतजार करती है, उम्मीद करते हैं कि चुनाव में आपका समय समय पर ये आकलन जनता को मिलता रहेगा। तो लोया चुनाव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नए एंगल से इस चुनाव का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ फिर मौजूद रहेंगे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, A1 टीवी चैनल हेड। लोया चुनाव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।